जो अभी हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में, ये क्वेश्चन बहुत आता है परीक्षाओं में। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या कहलाती हैं, उनकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें, पहले इनको समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, समझिए विद्युत चुंबकीय तरंगें होती क्या है। मैक्सवेल ने, अभी हमने आपको 4 समीकरण समझाए, मैक्सवेल ने अपने 4 समीकरण दिए और 4 समीकरणों को देने के आधार पर फिर उसने ये देखा कि अगर मान लीजिए हमें कोई वैद्युत परिपथ लें, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट लिया, और अगर हम उसमें ये देखें वैद्युत परिपथ में कि जो वैद्युत परिपथ में बहने वाली वैद्युत धारा है, उस वैद्युत धारा में अगर उच्च आवृत्ति से परिवर्तन हो रहा, यानी आवृत्ति उच्च हाई फ्रिक्वेंसी के साथ अगर वैद्युत धारा में परिवर्तन हो रहा है, या हम यूं कह दें कि उस वैद्युत परिपथ में जो उसमें दोलन हो रहे हैं वो हाई फ्रिक्वेंसी के दोलन हो रहे हैं, उच्च आवृत्ति के दोलन हो रहे हैं, तो उस वैद्युत परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में बाहर निकलती है। वो वैद्युत परिपथ से ऊर्जा क्या करेगी, तरंगों के रूप में बाहर निकलेगी, और उन्हीं तरंगों को हम वैद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगों में दोनों बातें हैं, वैद्युत वेक्टर भी है, यानी कि वैद्युत वेक्टर का भी आयाम है और चुंबकीय क्षेत्र का भी आयाम है। वैद्युत वेक्टर के भी कंपन है और चुंबकीय वेक्टर के भी कंपन है। तो ऐसी तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं, जो एक वैद्युत परिपथ से उत्पन्न हो रही हैं। कब, जब उसके दोलन बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के साथ में है या उसकी धारा हाई फ्रिक्वेंसी के साथ में बदल रही है तब। अब जरा समझने वाली बात यहां पर यह है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का पैटर्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगें किस तरीके से चलती हैं, उनका चलने का पैटर्न क्या है, वो कैसे गमन करेंगी, कैसे उत्पन्न होंगी, माध्यम की आवश्यकता होती कि नहीं होती, किस तरीके की होती हैं, पदार्थिक माध्यम में प्रवेश करेंगी तो चल पाएंगी या बिना माध्यम के भी प्रवेश करके चल सकती हैं, उनकी चाल कितनी होती है, किस चाल से वो गमन करती हैं, कौन किसके परपेंडिकुलर होता है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर मान लीजिए हम कि विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा हमने मान ली थोड़ी देर के लिए कि एक्स अक्ष के अनुदेश एक तरंग जा रही है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के चलने की दिशा, विद्युत चुंबकीय तरंगों के चलने की दिशा एक्स अक्ष के अनुदेश है मान के चलिए, तो इसमें वैद्युत वेक्टर के भी कंपन है और इसमें चुंबकीय वेक्टर के भी कंपन है। तो अगर एक्स अक्ष के अनुदेश तरंग संचरण की दिशा है तो वाई अक्ष के अनुदेश वैद्युत वेक्टर के कंपन हो जाएंगे और जेड अक्ष के अनुदेश चुंबकीय वेक्टर के कंपन हो जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होता है, क्योंकि एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष ये तीनों परस्पर लंबवत होते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत होता है और वैद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होता है। मतलब कुल मिला के तरंग संचरण की दिशा, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र तीनों परस्पर परपेंडिकुलर होते हैं। अब चूंकि जब ये तीनों परस्पर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है कि इनकी प्रकृति अनुप्रस्थ होगी, जिसमें कंपन लंबवत दिशा में होते हैं, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं, और जिसमें कंपन तरंग संचरण की दिशा में ही काम करते हैं उसे हम अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। तो ये अनुप्रस्थ तरंग हुई। तो अनुप्रस्थ तरंग की पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है ना। अगर हम इसको इस तरीके से ऐसे बना दें तो एक को हम y अक्ष मान लेते हैं और एक को हम z अक्ष मान लेते हैं। मान लीजिए ये वैद्युत वेक्टर एक कंपन है तो ये y अक्ष की दिशा में गतिमान होंगे, तो y अक्ष की दिशा को तो हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे, x अक्ष ये हो गया, y अक्ष ये हो गया, तो z अक्ष कुछ तिरछा हो गया। तो ये वैद्युत वेक्टर की कंपन है तो ये हो गए आपके चुंबकीय वेक्टर की कंपन, ये वैद्युत क्षेत्र को दर्शा रहा, ये चुंबकीय क्षेत्र को दर्शा रहा। फिर इसी तरीके से यहां पर अगर आ जाओ तो ये वैद्युत क्षेत्र हो गया दूसरी दिशा में ई, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के कंपन हो गए बी। इसी तरीके से और आगे बना सकते हो आप, है ना। तो ये वैद्युत क्षेत्र हो गया, तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया। इस तरीके से संचरित होती है
ऐसे लहर लहर के विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों में माध्यम की आवश्यकता होती नहीं है, मतलब एक तरीके से प्रकाश तरंगे ही विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तो वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल से चल सकती हैं। प्रकाश की चाल 1/μ0 गुना होता है। पदार्थ में पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं है, इस चाल से ये चल रही हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों तरंगे परस्पर परपेंडिकुलर है, तरंग संचरण की दिशा भी साथ में परपेंडिकुलर है। इनके साथ में इनकी और भी बहुत सारी विशेषताएं होती है, जैसे हमने, हाँ पूछिए क्या इतनी तो है कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि अपन ने साथ में चैप्टर में शायद आपको याद होगा ये डेरिवेशन किया था। वायु निर्वात की वैद्युशीलता, चुंबकीयशीलता और प्रकाश की चाल में संबंध। तो अपना रिजल्ट सी बराबर इतना ही निकल गया था। μ0 का मान रखिए, ε0 का मान रखिए, कैलकुलेशन करेंगे इतना ही आएगा। फिर इससे पहले अपन लोगों ने वैद्युत ऊर्जा घनत्व भी पढ़ा है, चुंबकीय ऊर्जा घनत्व भी पढ़ा है। तो वैद्युत ऊर्जा घनत्व जो वैद्युत चुंबकीय तरंगों का होता है वो होता है वैद्युत ऊर्जा घनत्व को अगर हम देखें UE, तो ये होता है 1/2 ε0 E²। बोलो ये भी पढ़ा है ना अपन ने। तो इतना ही होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों में वैद्युत क्षेत्र का जो ऊर्जा घनत्व होगा वो इतना होगा। चुंबकीय क्षेत्र का जो ऊर्जा घनत्व होगा वो 1/2 B²/μ0 होगा। और कुल औसत ऊर्जा घनत्व जो होगा वो इनका योग होगा, यानी कुल औसत ऊर्जा घनत्व अगर हम देखें तो UE + UM के बराबर होगा। और दूसरी चीज ये कि जो ऊर्जा घनत्व है, एनर्जी डेंसिटी है, वो लगभग क्या, ये आप लोगों ने वैद्युत ऊर्जा घनत्व के बारे में पिछले चैप्टर में नहीं पढ़ किया है। ये अभी हम आपको बता रहे हैं कहां पे है आपके पास में। ये भी आपने पढ़ लिया, ये भी आपने पढ़ लिया। एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड या फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और एनर्जी डेंसिटी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और ये दोनों इसमें बराबर डिवाइड हो जाते हैं। मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं तो वैद्युत ऊर्जा घनत्व और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का मान औसतन अगर हम देखें तो लगभग बराबर आता है एक दूसरे। साथ ही साथ एक चीज और समझिए इसमें, अभी हमने माना कि तरंग संचरण की दिशा x अक्ष की दिशा में है, वैद्युत वेक्टर के कंपन y अक्ष की दिशा में और चुंबकीय वेक्टर के कंपन z अक्ष की दिशा में। तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र का आयाम देखें, वैद्युत क्षेत्र का आयाम या अधिकतम मान तो E0 होता है और चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान V0 होता है और ये वैल्यू C के बराबर होती है। या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं E/B बराबर C। ये भी हम चेक करके आए हैं, अभी इसमें भी हम चेक करेंगे। वैद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान का अनुपात प्रकाश की चाल के बराबर होता है। साथ ही साथ इनमें कुछ इक्वेशंस भी होती है। जैसे अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें कि इसमें वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें देखना होगा कि वैद्युत क्षेत्र जो है E वेक्टर, वेक्टर हमने लगाया है, इसका मतलब हम डायरेक्शन को भी ध्यान में रखेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन y अक्ष के अनुदिश है, तो हम इसका घटक EY मानेंगे ना, इंटू जे कैप, क्योंकि x अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश I कैप होता है, y अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश J कैप होता है, z अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश K कैप होता है। तो EY बराबर EY इंटू जे कैप कहलाएगा। और EY का मतलब भाई E है विद्युत वाहक बल, यहाँ पे एक तरीके से समझा जाए तो E बराबर E0 sin ωt माइनस KX, ये एक तरंग समीकरण होता है। यहाँ पे जाएगा E0 sin ωt माइनस KX इंटू जे कैप। ये वैद्युत वेक्टर का लिए आयाम हम निकाल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अगर यहां पर हम वेक्टर नहीं लगाएंगे तो यहां पे हम जे खत्म कर देंगे। इस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो EX और EZ 0 होगा। वैद्युत क्षेत्र के कंपन y अक्ष की दिशा में काम कर रहे हैं, y अक्ष के अनुदिश हैं, तो x और z में उनके कंपन बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि x अक्ष के अनुदिश तरंग संचरित हो रही है और z अक्ष के अनुदिश है चुंबकीय क्षेत्र के कंपन। तो इसी हिसाब से अगर हम देखें चुंबकीय क्षेत्र के कंपन के लिए इक्वेशन B वेक्टर, तो B वेक्टर बराबर होना चाहिए BZ इंटू के कैप। z अक्ष के लिए तो z अक्ष के लिए के कैप आएगा BZ, और BZ का मान क्या हो जाएगा भाई B0 sin ωt माइनस KX, और यहां पर लगा देंगे हम के कैप। अगर के कैप अलग कर देंगे तो यहां से वेक्टर खत्म हो जाएगा। इसके लिए अगर हम B
एक्स की वैल्यू देखें या बी वाई की वैल्यू देखें तो यहां पर 0। तो ऐसे हमें मिल जाएगा वैद्युत क्षेत्र के लिए इक्वेशन और चुंबकीय क्षेत्र के लिए इक्वेशन। तो ये होती है पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इनकी प्रॉपर्टी, इनकी विशेषता। ठीक है।